हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे निर्देशात्मक योजनाएं और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे वर्ष योजना, इकाई योजना और पाठ योजना के बारे में और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निर्देशात्मक योजना की। इसका उद्देश्य निर्देशात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना है। कहने से मतलब कि पूरे साल जो कुछ भी गतिविधियां चलेंगी उसके लिए निर्देशों को तैयार करना, ये निर्देशात्मक योजना के अंतर्गत आता है कि मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित रहती हैं। आगे बात करें कि निर्देशात्मक योजना का महत्व क्या होता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि जब हम योजनाएं पहले से बना लेते हैं कि कब क्या क्या करना है, तो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो प्रभावी रहती है। यानी कि सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं कि कब क्या किस तरीके से करना है, तो बाद में पढ़ाते टाइम चीज़ों को सोचना विचारना नहीं पड़ता ज़्यादा। इसके अलावा शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। दिशा प्रदान करना और ये निश्चित करना कि पाठ्यक्रम में किस सामग्री को शामिल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। इसके साथ ही लक्ष्यों के संदर्भ में कोर्स की तर्क संगतता को समझना, मतलब लक्ष्यों को भी डिसाइड किया जाता है और साथ ही जो कुछ भी सिलेबस पढ़ाना है उसकी तर्क संगतता को भी समझना, मतलब उसके हिसाब से उसको योजनाओं में शामिल करना। और पाठ्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि जो कुछ भी पाठ्यक्रम हमें सम्मिलित करना है, तो जब ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाएंगी तो उसको और अधिक मतलब मजबूती मिलेगी पढ़ाते टाइम। तो ये सारी चीज़ें मतलब पाठ्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए और उचित समय सीमा तय करना, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो समय सीमा के हिसाब से हो जाएंगी, जिससे कि जो टाइम है वो ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो उचित समय सीमा तय करना और इकाई तथा पाठ योजना के महत्वपूर्ण घटकों की पहचान करना, मतलब जो इकाई योजना और पाठ योजना सम्मिलित होती है, मतलब इकाई में किन किन चीज़ों को सम्मिलित करना है और फिर इकाई के बाद पाठ योजना को किस तरीके से तैयार करना है, तो इन सभी चीज़ों को निर्देशात्मक योजना में सम्मिलित किया जाता है। एंड इसके अलावा शिक्षण सामग्री को तार्किक, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक की मदद करता है। मतलब जो कुछ भी निर्देशात्मक योजना के अंतर्गत जो निर्देश शामिल किए जाते हैं, तो उससे शिक्षण सामग्री को तार्किक और व्यवस्थित रूप से या फिर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में एक शिक्षक की मदद भी होती है, यानी कि शिक्षक को मदद मिलती है इससे। अब वो आगे बात कर लेते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है इसमें 3 चरण मुख्यतः सम्मिलित रहते हैं। तो वो कौन कौन से चरण हैं? एक तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, या फिर इसे ही कहते हैं पश्च क्रिया अवस्था। तो सबसे पहले अगर पूर्व क्रियात्मक अवस्था की बात करें, तो जब एक शिक्षक क्लास में पढ़ाने से पहले जो क्रियाएं करता है, यानी कि मतलब पाठ योजना बनाता है या फिर ये तय करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और उसके लिए क्या क्या शिक्षण सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सारी चीज़ों का चयन कर लेता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे या हम किस तरीके से पढ़ाएं तो बच्चों को बेहतर समझा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जब एक शिक्षक मतलब तैयारी करता है तो उसे हम कहते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी कि कक्षा में जाने से पहले की जो तैयारी होती है उसे कहते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, मतलब अगली अवस्था या चरण रहेगा, वो रहेगा अंतः क्रियात्मक अवस्था। तो इसकी अगर बात करें तो शिक्षक जब क्लास में जाता है और फिर वहाँ पर जो एक्टिविटी करता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको हम कहेंगे अंतः क्रियात्मक अवस्था। और बाद में उत्तर क्रियात्मक अवस्था या पश्च क्रियात्मक अवस्था की बात करें, तो जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा लेता है, पढ़ाने के बाद फिर बाद में वह मूल्यांकन करता है कि बच्चों को क्या समझ में आया, बच्चों ने क्या सीखा या फिर बच्चों को कहाँ पर समस्याएँ आई। तो इन सभी चीज़ों को जब देखता है तो उसे हम कहते हैं उत्तर क्रिया अवस्था या पश्च क्रिया अवस्था, यानी कि जो शिक्षण के बाद की अवस्था होती है उसे हम कहते हैं उत्तर क्रिया अवस्था। और अब आगे बात करें वर्ष योजना की, तो ये अभी हमने बात की निर्देशात्मक योजना की, और निर्देशात्मक योजनाओं के अंतर्गत ही वर्ष योजना, इकाई योजना और पाठ योजना सम्मिलित रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ष योजना की, यानी कि जो पूरी वार्षिक योजना होती है उसके बारे में अब हम बात करेंगे।
तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम की रूपरेखा होती है, मतलब पूरे वर्ष में क्या पढ़ाना है बच्चों को, तो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करना, ये होती है वर्ष योजना। मतलब इसमें पूरा सिलेबस सम्मिलित रहता है कि क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही ये भी सम्मिलित रहता है कि मतलब कितना टाइम हमें शिक्षण में देना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पुनरावृत्ति मतलब कि बच्चों को कब हम रिवाइज करवाएंगे और कब उनका मूल्यांकन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक वार्षिक योजना में सम्मिलित रहती हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष की छुट्टियां वगैरह भी वार्षिक योजना में सम्मिलित रहती हैं। और साथ ही वर्ष योजना में पाठ्य इकाइयों की संख्या, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठों की संख्या, समय सारणी, प्रत्येक इकाई से निपटने के लिए प्रयुक्त उपकरण और सहायक सामग्री आदि का विवरण सम्मिलित रहता है। मतलब जो पूरी वार्षिक योजना होती है उसमें इकाइयों की संख्या सम्मिलित रहती है, मतलब इकाई योजना उसी के अंतर्गत आती है। और जो पाठ होते हैं, लेसन होते हैं, वो सारी चीज़ें उसी में सम्मिलित रहती हैं। और उसके लिए क्या उपकरण यूज किए जाएंगे, क्या सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें एक वार्षिक योजना में सम्मिलित रहती हैं। अब वो आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि ये योजना शिक्षकों को पूरे वर्ष के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा प्रदान करती है। यानी कि वार्षिक योजना के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं कि पूरे वर्ष शिक्षकों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो इन सभी चीज़ों की रूपरेखा एक वार्षिक योजना के अंतर्गत सम्मिलित रहती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इकाई योजना की। तो सबसे पहले तो इकाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम H.C. मॉरिसन यानी कि हेनरी क्लिंटन मॉरिसन ने किया था, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। इसके अलावा इकाई विषय वस्तु का एक अनूठा खंड है जिसमें ज्ञान की विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से जुड़ी रहती हैं। कहने का मतलब ऐसे है कि जैसे अभी हमने वर्ष योजना को समझा, तो वर्ष योजना मतलब पूरा सिलेबस उसमें होता है और फिर वो सिलेबस यूनिट में डिवाइड होता है, यानी कि इकाई में डिवाइड होता है। तो एक इकाई में 3-4 चैप्टर सम्मिलित रहते हैं। तो वो जो सारे चैप्टर होते हैं वो एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से जुड़े होते हैं, मतलब कि एक इकाई में उतने ही चैप्टर सम्मिलित होते हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसको ऐसे समझना है कि जो इकाई होती है वह विषय वस्तु का एक अनूठा खंड होता है, मतलब कि एक पूरा खंड होता है जिसमें कई चैप्टर होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो इकाई है वो विषय का एक बड़ा उपभाग होता है। मतलब जो वार्षिक योजना है ये पूरा भाग होता है और उसी के अंदर एक बड़ा उपभाग जो होता है वो होती है एक इकाई योजना। और अनेक पाठ योजनाओं का संक्षिप्तीकरण, मतलब कहने से मतलब ये है कि जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो हम पाठ योजना बना करके पढ़ाते हैं, तो वो पाठ योजना जो बनाई जाती हैं वो इकाई में सम्मिलित रहती हैं। मतलब कि हम इकाई से पाठ योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से इकाई में उन पाठ योजनाओं का संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त में चीज़ें इकाई में दी हुई होती हैं और उसी के बाद हम पाठ योजनाओं को जब बनाते हैं तो उसको विस्तृत रूप में बनाते हैं। तो पाठ योजनाओं का संक्षिप्तीकरण होता है इकाई के अंदर। और इकाई योजना शिक्षक को अवधारणा, मतलब इकाई योजना शिक्षक की अवधारणा को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाने में मदद करती है। मतलब क्योंकि इकाई में सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ाना है, किसी भी टॉपिक को, तो पहले ये चीज़ पढ़ाई जाए फिर उसके बाद ये चीज़। तो इस तरीके से जो इकाई योजना होती है वो शिक्षक को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाने में मदद करती है। और इकाई योजना की उत्पत्ति गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान से हुई है। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं मॉरिसन के अनुसार इकाई उपागम के पद। तो क्योंकि मॉरिसन ने इकाई शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, तो इन्होंने इकाई उपागम के जो पद दिए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 5 चरण दिए हैं। एक तो अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्ति। तो इनका कहना ये है कि सबसे पहले जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाए तो वो पहले अन्वेषण करे, फिर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आत्मीकरण और फिर संगठन और लास्ट में अभिव्यक्ति। तो एक शिक्षक पहले अन्वेषण करें, यानी कि अन्वेषण किस चीज़ का करना है? बच्चों के पूर्व ज्ञान का। मतलब हमें सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान की खोज करनी है कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। और जब हम उनके पूर्व ज्ञान की खोज कर लें तब हम करें प्रस्तुतिकरण, यानी कि उनका जो कुछ भी पूर्व ज्ञान है उसी के हिसाब से हमें प्रस्तुतिकरण करना है, मतलब बच्चों को पढ़ाना है। और प्रस्तुतिकरण करने के बाद जब हमने बच्चों को पढ़ा लिया है, कोई चीज़ें सिखा दी हैं, उसके बाद उसका आत्मीकरण, यानी कि बच्चों से कहना है कि तुमने जो कुछ भी सीखा है उसको आत्मीकरण करो। मतलब बच्चे फिर उसका आत्मीकरण करेंगे
और आत्मीकरण के बाद संगठन, मतलब जब बच्चे सीख जाएंगे तो वह उसको अपने हिसाब से संगठित कर लेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सीखा है उसको वह संगठित करने के बाद फिर वह उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है तो उसको वह अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। और ये 5 चरण बताए हैं मॉरिसन ने, यानी कि पहले अन्वेषण करना है, फिर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आत्मीकरण, फिर संगठन और लास्ट में अभिव्यक्ति। अब हम आगे बात करते हैं पाठ योजना की। तो पाठ योजना सीखने की गतिविधियों का समय सीमा के अनुसार विवरण देती है, आमतौर पर दिन प्रतिदिन के आधार पर। यानी कि जो कुछ पाठ योजना होती है उसको हम दिन प्रतिदिन के आधार पर तैयार करते हैं, मतलब जो कुछ हमें बच्चों को पढ़ाना है क्लास में जाकर डे बाई डे, उस हिसाब से हम पाठ योजना बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके अलावा पाठ योजना जो होती है ये शिक्षक को अधिक आत्मविश्वास के साथ कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देती है। यानी कि एक शिक्षक जब पाठ योजना बना लेता है, सारी चीज़ें तैयार कर लेता है, शिक्षण सामग्री का चयन कर लेता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो उसके अंदर अधिक आत्मविश्वास भी होता है। तो जो पाठ योजना होती है ये शिक्षक को अधिक आत्मविश्वास के साथ कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देती है। और एक कथन है सिम्पसन के अनुसार, इन्होंने कहा है कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। तो ये एक सिम्पसन का कथन है पाठ योजना के बारे में, इसको भी याद कर लेंगे। और यहाँ पर हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, तो पाठ योजना के बारे में हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली प्रस्तुत की है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक यूरोपियन शिक्षाविद थे और इन्होंने भी बताया था कि जब भी हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो वो उसे हम पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सिखाएं। यानी कि जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं तो हमें कोई भी चीज़ बच्चों के सामने उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रस्तुत करनी है। अब देख लेते हैं इनके 5 चरण कौन कौन से हैं। तो इनका जो प्रथम चरण है प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। मतलब इन्होंने कहा था कि पहले हमें प्रस्तावना को प्रस्तुत करना है। मतलब प्रस्तावना से मतलब है कि जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाना है उसका बच्चों के सामने संक्षिप्त वर्णन करना है कि क्या पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण। तो जब भी हम प्रस्तुतिकरण करें तो सबसे पहले उसको हम पूर्व ज्ञान से जोड़ें और पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रस्तुतिकरण करें, यानी कि बच्चों को कुछ भी सिखाएं। और सिखाने के बाद साहचर्य, यानी कि जो कुछ भी बच्चों को सिखाया है तो उसको इस तरीके से सिखाया जाए कि वह अपने जीवन के साथ उसको जोड़ सके, साहचर्य स्थापित कर सके। और जब वह बच्चा साहचर्य स्थापित कर लेगा तो आसानी से सीखेगा। और साहचर्य स्थापित करने के बाद फिर उसका सामान्यीकरण, यानी कि उसने जो कुछ भी सीखा है उसका यदि जीवन के साथ साहचर्य स्थापित करके उसे सिखाया गया है और उसने सीख लिया है तो फिर वह उसका सामान्यीकरण करेगा, यानी कि एक सामान्य निष्कर्ष निकाल लेगा उसने क्या सीखा। और अनुप्रयोग के बाद, यानी कि जो कुछ भी उसने सीखा है उसका वह किस तरीके से प्रयोग करेगा। अब आगे देख लेते हैं कक्षा शिक्षण के लिए 4 पदों को भी बताया है इन्होंने, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि। तो स्पष्टता से मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ की प्रस्तावना दे रहे हैं या प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो उसको एक किस तरीके से हमने स्पष्ट किया है। तो स्पष्टता के अंदर आएगा प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। और संबंध से मतलब है कि जो कुछ भी हमने सिखाया है बच्चों को तो बच्चों ने किस तरीके से उसका साहचर्य स्थापित किया है, यानी कि कैसे उस चीज़ को रिलेट किया है आपस में। और सामान्यीकरण, यानी कि अपने आप में जो सामान्य निष्कर्ष उन्होंने निकाला है कि जो कुछ उन्होंने सीखा है तो उसको उन्होंने किस तरीके से व्यवस्थित किया है। और अनुप्रयोग, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है तो वो जब उसका प्रयोग करेंगे तो वो एक तरीके से एक विधि के हिसाब से प्रयोग करेंगे, तो किस विधि से उसका वह प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि जो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण है ये आएगा स्पष्टता के अंतर्गत, और संबंध में आएगा साहचर्य, और व्यवस्था में आएगा सामान्यीकरण, और अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा विधि। अब आगे देख लेते हैं। और आगे यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है। और ऑप्शंस हैं, यह शिक्षकों के समय और संसाधन को व्यवस्थित करने में मदद करती है, सही है। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें नहीं वाला पूछा गया है। और अगला ऑप्शन है, यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को संतुलित जोड़ देने में भी मदद करती है, ठीक है।
ये विषय वस्तु की एक विस्तृत और श्रेणी क्रम व्यवस्था तैयार करने में मदद करती है और ये छात्रों को उनके शिक्षा अभियान के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करती है। तो ये प्रतिबंधित नहीं करती, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो 4 नंबर ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है? अवधि योजना, वर्ष योजना, पाठ योजना, इकाई योजना। तो दीर्घकालीन जो योजना होगी वह रहेगी वर्ष योजना, क्योंकि जो पाठ योजना होती है वो दैनिक प्रतिक्रिया के हिसाब से बनाई जाती है, जो कुछ भी बच्चों को सिखाना है डे बाय डे। और इकाई ये भी वर्ष योजना के अंतर्गत ही आती है। और जो अवधि योजना होती है ये भी पीरियड में डिवाइड रहती है, मतलब कि किस पीरियड में क्या पढ़ाना है, इस तरीके से। तो जो दीर्घकालीन योजना होती है वो होती है वार्षिक योजना, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी परियोजना तैयार करता है और प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियों की योजना बनाता है, लेकिन छात्रों का ध्यान भंग होने के कारण वह पाठ को प्रभावी ढंग से वितरित करने में विफल रहता है, क्योंकि सामग्री ज्ञान में कमी, कक्षा प्रबंधन कौशल की कमी, शिक्षण अभिरुचि की कमी या फिर आत्मसम्मान। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि एक शिक्षक अपनी परियोजना को भी तैयार करता है, प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियों की योजना बनाता है, यानी कि सारी चीज़ें वह कंप्लीट करता है, बट फिर भी छात्रों का ध्यान भंग होने के कारण वह पाठ को प्रभावी ढंग से वितरित करने में विफल रहता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सामग्री ज्ञान में कमी ये नहीं होगा, क्योंकि उसने योजना बनाई थी, सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया था, चयन किया था, तो ये वाला नहीं रहेगा। उसके अलावा कक्षा प्रबंधन कौशल की कमी या फिर शिक्षण अभिरुचि की कमी, ये भी गलत है। और आत्मसम्मान जैसी यहाँ कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर, यानी कि कक्षा प्रबंधन कौशल की कमी, यानी कि जो क्लास चल रही है उसको सही ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? वार्षिक योजना, दैनिक पाठ योजना, मासिक योजना या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? तो यहाँ पर कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित करने की बात हो रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, दैनिक पाठ योजना। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयोग तार्किक रूप से दिए गए विकल्पों में से है। तो जो हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी प्रणाली दी थी उसको, मतलब वो किस क्रम में होगा, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो सबसे पहला जो उनका चरण था वो था प्रस्तावना। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुतिकरण लिखा है, और तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो उनका सबसे जो प्रथम चरण था वो था प्रस्तावना, फिर था प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद था साहचर्य यानी कि तुलना। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, और फिर सामान्यीकरण, और बाद में अनुप्रयोग, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, एक बहुत ही विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियाँ और गतिविधियों और सीखने के प्रावधानों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल हैं। पाठ योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर देखना है कि एक बहुत ही विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियाँ और गतिविधियों और सीखने के प्रावधानों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण सम्मिलित हैं। तो इसमें वार्षिक योजना नहीं आएगी, क्योंकि वार्षिक योजना जो होती है पूरी एक रूपरेखा होती है कि कब क्या कैसे करना है। और इकाई योजना भी नहीं होगी, यानी कि वहाँ पर एक वास्तविक रूप से यदि उपकरणों को शामिल किया जा रहा है और विस्तृत रूप से जब सिखाया जाता है बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं पाठ योजना में। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्यक्रम योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो छात्रों के हितों और प्रमुखों को दर्शाता है। दूसरा है, यह शिक्षक के शिक्षा के दर्शन शास्त्र से सह संबंधित है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पाठ्यक्रम योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो ये बात तो सही है कि छात्रों के हितों और प्रमुखों को दर्शाता है, और साथ ही ये शिक्षक के शिक्षा के दर्शन शास्त्र से संबंधित है। ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ए और 1 और 2, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगला देख लेते हैं, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए जटिल तथा समझने लायक। तो समझने लायक तो होनी चाहिए बट जटिल नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना है, और बहुत विधि पूर्वक और संबंधित साफ और मुश्किल शब्द, तो मुश्किल शब्द भी नहीं होने चाहिए। साथ ही जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें लिखा है कि तकनीकी शब्दों को हमें नहीं छोड़ना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो बच्चा समझ सके, और इसमें लिखा है कि तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना है, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा जो बच्चे समझें। उसके बाद जो तीसरा वाला है, बहुत विधि पूर्वक और संबंधित, यानी कि हमें इस विधि के हिसाब से सिखाना है, इस विधि पूर्वक सिखाना है और संबंधित करते हुए सिखाना है ताकि बच्चे सीख सकें। तो ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, वार्षिक योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षण अधिगम संशोधन और परीक्षण के लिए सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो ये सही है, क्योंकि कोई भी अधिगम संशोधन या कुछ भी परीक्षण करना है तो सबसे पहले उसके लिए जो सामग्री है और जो कुछ भी योजना बनाई गई है उसे विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, मतलब विश्लेषण कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। उसके अलावा प्रत्येक इकाई के लिए समय आवंटित करते समय उसे छुट्टियां और अवकाशों पर भी विचार करना होगा। तो ये भी सही है, क्योंकि जो शिक्षक है उसे कब क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो पढ़ाने के साथ साथ उसे ये भी ध्यान रखना है कि जो वार्षिक योजना है उसमें कब कितनी छुट्टियां हैं, कितने अवकाश मिल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वह बच्चों को पढ़ाए या शिक्षण सामग्री का प्रयोग करे, या जो कुछ भी अपनी पढ़ाने के लिए योजना बना रहा है तो उसे छुट्टियां और अवकाशों का भी ध्यान रखना है, यानी कि उस पर भी विचार करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों ही नहीं, या फिर 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन हमारे 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा डी नंबर सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना या फिर महायोजना। तो पढ़ाने के लिए जो कुछ भी योजना तैयार की जाती है वह होती है पाठ योजना, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर सही रहेगा। अगला है, हमें अपनी पाठ योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए। पाठ योजना में लचीलापन योजना में कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति देगा ताकि पाठ्यक्रम को जल्द पूरा किया जा सके, या फिर लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा, और दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। तो ये तो ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि जो निरंतर मूल्यांकन होता है वो कम महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि वो ज़रूरी होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत। और पहला जो ऑप्शन है कि जो पाठ योजना होती है उसमें यदि हम लचीलेपन को शामिल करते हैं तो वह योजना में कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति देगा, तो ये तो ठीक है, बट पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सके, तो पाठ्यक्रम को जल्दी नहीं पूरा करना है बल्कि उसे सही समय पर हमें पूरा करना है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। और जो सेकेंड है, लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सही रहेगा केवल 2। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकरण पर पाठ योजना तैयार करते समय आपके द्वारा लिया गया प्रथम चरण क्या होगा। तो जब आप किसी भी प्रकरण पर पाठ योजना बनाने जा रहे हैं तो पाठ योजना तैयार करते समय सबसे पहले, क्योंकि आपने कोई भी प्रकरण चुन लिया है और अब उस प्रकरण पर आपको पाठ योजना बनानी है, तो पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आप उद्देश्यों का निर्माण करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, ये सामग्री को व्यवस्थित वितरण में मदद देता है, ठीक है। यह शिक्षक में विश्वास विकसित करता है, ये वाला भी सही रहेगा। और ये बेतरतीब शिक्षण से बचाता है, तो ये भी ठीक है। बेतरतीब से मतलब है कि बेमतलब की शिक्षा, तो इस सभी चीज़ों से बचाता है, यानी कि जो कुछ भी पढ़ाना है वही पढ़ाया जाए। और
अगला है ये छात्रों द्वारा विकसित किया जाता है। तो जो कोई भी पाठ्य योजना बनाई जाती है वो छात्रों द्वारा नहीं बल्कि शिक्षकों द्वारा बनाई जाती है। और इसमें नहीं वाला पूछा है तो यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचपदी पाठ्य योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत की है हर्बर्ट ने। तो ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। प्रभावी पाठ्य योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है ईमानदारी और समर्पण, शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान और संसाधनों की उपलब्धता। तो सबसे पहले तो यदि आपको पाठ्य योजना बनाना है तो पाठ्य योजना बनाने के लिए पहली और सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह होनी चाहिए विषय वस्तु का ज्ञान। क्योंकि जब आपको विषय वस्तु का ज्ञान होगा तभी आप शिक्षण विधियों का चयन करेंगे या शिक्षण विधियों को अपनाएंगे। यदि विषय वस्तु का ही ज्ञान नहीं है तो कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाएंगे या फिर किस तरीके से विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो विषय वस्तु का ज्ञान होगा, उसी के हिसाब से आप शिक्षण विधियों का चयन करेंगे, शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।